हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम शॉक के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने शॉक का पूरा ओवरव्यू देखा था, शॉक क्या होता है, बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स और चेंजेस आते हैं। पार्ट 2 से हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसमें हम शॉक के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक को। अब पार्ट 3 में हम ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज़ वेरी सिमिलर टू कार्डियोजेनिक शॉक एंड इज एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वेसल्स और हार्ट इटसेल्फ। या तो किसी ग्रेट वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट, डिजायर्ड कार्डियक आउटपुट नहीं मिलेगा एंड इट कैन लीड टू शॉक। Obstructive shock. Obstructive shock is defined as inability of heart to produce adequate cardiac output despite of normal intravascular volume and myocardial function. नॉर्मल इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है, मायोकार्डियल फंक्शन भी नॉर्मल है, फिर भी कार्डियक आउटपुट नहीं आ पा रहा है जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या तो ब्लड वेसल्स में या फिर हार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं आ पा रहा है। दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाउ लेट्स सी कॉजेस, किन किन वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। फर्स्ट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, there is a collapse in the lungs and there is fluid filled up or air filled up in the pleural cavity और pleural space, उसमें एयर का फिल हो जाना। ये किसी भी वजह से हो सकता है कोई चेस्ट इंजरी हुई हो जिसकी वजह से एयर फिल इन हो गया और उसने लंग्स पर और सराउंडिंग ऑर्गन्स जो कि वहाँ पर है जैसे कि हार्ट, उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। प्रेशर डाल के वो उसको एक साइड तक करने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग टू मच प्रेशर बिकॉज ऑफ द टू मच एयर फिल्ड इन द प्लूरल स्पेस, जिस वजह से हार्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो हार्ट प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। हार्ट प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो फिलिंग ऑफ ब्लड कम होगा। फिलिंग ऑफ ब्लड कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना अमाउंट में ब्लड पम्प स्क्वीज़ आउट नहीं हो पाएगा, पंप आउट नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी पूरे बॉडी में। नेक्स्ट इज कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट refers to buildup of fluid और blood in pericardial sac। पेरिकार्डियल सैक में जब फ्लूइड का बिल्डअप होता है या ब्लड का बिल्डअप होता है तो उसके वजह से होने वाले प्रेशर एक्सर्शन को बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है वो हार्ट वॉल्स पर एंड दैट इज़ नोन एज कार्डियक टैम्पोनेट। बेसिकली द फिलिंग ऑफ पेरिकार्डियल सैक विद फ्लूइड और ब्लड इज़ नोन एज कार्डियक टैम्पोनेट। जब ये होता है तो पेरिकार्डियल सैक टू मच प्रेशर अप्लाई करता है हार्ट वॉल्स की तरफ, टू मच प्रेशर अप्लाई करता है तो दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड प्रॉपरली एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड प्रॉपरली कम ब्लड फिल होगा तो कम ब्लड पंप आउट होगा। एज अ रिजल्ट कार्डियक आउटपुट कम होगा और ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक कम हो जाएगी। एंड विद दिस एक और प्रॉब्लम है कि जब कार्डियक टैम्पोनेट बहुत सिवियर है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो कम ब्लड फिल इन हो रहा है और साथ ही ब्लड पुल बैक होगा। ब्लड का जो बिल्डअप है वो वापस होगा टू द inferior and superior vena cava which can lead to pooling of blood, excessive blood in buildup of blood back to the inferior and superior vena cava. Next is aortic stenosis। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक एरो पॉइंट आउट कर रहा है टू द एओर्टिक वॉल्व और ये वॉल्व नैरो हो चुकी है। इट मे बी ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, ब्लड में जो कैल्शियम प्रेजेंट है विद एजिंग वो
वॉल्स में डिपॉजिट हो के उसको नैरो कर दिया या उसको रिजिड कर दिया, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं हो पा रहा। जब एओर्टिक वॉल्व नैरो हो जाएगी, इवन दो हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्क्वीजिंग आउट ब्लड, लेकिन फिर भी कम ब्लड पास होगा और कम सप्लाई होगी टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन, विच कैन लीड टू शॉक। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, विच मीन्स पेरिकार्डियम जो है वो रिजिड हो जाता है। रिजिड हो जाता है तो इट इज़ नॉट एबल टू एक्सपैंड एंड दस देर इज़ लेस फिलिंग एंड लेस कार्डियक आउटपुट। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर कोई ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस या एम्बोलाई जब किसी वेन में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, यूजुअली द ग्रेट वेसल सच एज पल्मोनरी वेन में अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, आकर स्टक हो जाता है, तो उसकी वजह से कम ब्लड हार्ट तक आ पाता है और कम ब्लड पंप हो पाता है, विच कैन लीड टू शॉक, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम एक केस लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है, लेग फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके लेग को इमोबिलाइज कर दिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि उसका वो ठीक नहीं हो जाता। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसका पैर का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट था, और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही माइट डेवलप डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट डेवलप हो सकता है, एंड इट कैन ट्रैवल टू द हार्ट और लंग्स एंड गेट स्टक इन वन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, यूजुअली द पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन में वो स्टक हो गया है, तो अब ब्लड जा दोनों लंग्स में रहा है, लेकिन वापस सिर्फ एक ही लंग से वापस आ पाएगा, और एक ही लंग से ब्लड वापस आ पाएगा, तो कम ब्लड वापस आएगा और कम ब्लड पंप आउट होगा, which can ultimately lead to less cardiac output and less blood supply and oxygen supply to the tissues. Next हम देखेंगे symptoms बैकअप ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोमेगाली दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, स्वेलिंग ऑफ टोटल बॉडी जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम यूजुअल डायग्नोसिस करते हैं, वी चेक लैक्टेट लेवल्स एंड आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल्स, और इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं टू find out the right cause of the obstructive shock. For example, echocardiogram may be necessary to diagnose cardiac tamponade, or chest x-ray might be necessary to diagnose tension pneumothorax, or pulmonary embolism. Echocardiogram and ultrasound of the heart may be necessary to diagnose aortic valve stenosis and cardiac tamponade. तो जो ऐसे पर्टिकुलर टेस्ट हैं जो कि प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे, वो करते हैं हम डायग्नोसिस में। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट फोकस करता है अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने में, तो अगर अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑक्सीजन डिलीवरी, ताकि टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज डिफाइंड एज द शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव वेसोडाइलेशन एंड इम्पेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड टू द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा वेसोडाइलेशन की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पूरी बॉडी में, दैट शॉक इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ये 3 सब टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है इनको, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक पुअर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, और ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर अगर गलत एपिड्यूरल दे दिया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाए तो इट कैन लीड टू न्यूरोजेनिक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब अगर कोई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हुआ है तो वो सिंपैथेटिक टोन को डिक्रीज़ कर देगा, दैट इज़ वैस्कुलर टोन को डिक्रीज़ कर देगा। वैस्कुलर टोन कम हो जाएगा, इट में लीड टू लॉस ऑफ वैस्कुलर टोन एंड पूलिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड।
इसको समझने के लिए हम एक ट्रैम्पोलिन को इमेजिन करते हैं। आपने ट्रैम्पोलिन देखा होगा। ट्रैम्पोलिन बेसिकली जितना टाइट होता है उतना वो जंप बैक करता है। आपने किसी पार्क में या शॉपिंग मॉल्स में बच्चों को ट्रैम्पोलिन पे कूदते हुए देखा होगा। जैसे ही वो जंप करते हैं वो उनको वापस ऊपर की तरफ फेंकता है। तो जितना टाइट ट्रैम्पोलिन टाइट होगा उतना वो इजीली बाउंस बैक करेगा। वैसे ही हमारी बॉडी का ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स की टोन मेंटेन्ड है, तो जब ब्लड वॉल्स को टच करती हैं, वास्कुलर वॉल्स को टच करती हैं, तो इट बाउंस बैक्स एंड हेल्प्स कि वो आगे को कंडक्ट हो, आगे को ट्रैवल करे। दैट इज़ वास्कुलर टोन। तो जब वो वास्कुलर टोन डिक्रीज हो जाती है, ब्लड वहीं पर पूल होने लगता है, ठहरने लगता है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता पूरे बॉडी में, और हार्ट तक भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। एज अ रिज़ल्ट कार्डियक आउटपुट भी कम होता है और डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गन्स में कम होता है। सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा, वार्म स्किन रहेगी। ये एक कंप्लीट न्यूरोजेनिक जो शॉक है वो थोड़ा डिफरेंट शॉक है बाकी सारे शॉक से, क्योंकि यहाँ पर वास्कुलर रेजिस्टेंस ही कम है और नर्वस सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, तो वो मेंटेन करके हार्ट रेट बढ़ाना और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। एज अ रिज़ल्ट बहुत ही लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, ब्रैडिकार्डिया देखने को मिलता है और वैसोडाइलेशन देखने मिलता है। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही हैं तो कोल्ड एंड क्लेमी स्किन भी नहीं होगा, वैसोडाइलेशन हो रहा है तो वार्म स्किन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट में प्रेशर्स दे सकते हैं, वैसोप्रेशर्स टू कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड आईवी फ्लूइड दे सकते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके। O2 डिलीवरी देते हैं ताकि टिश्यू परफ्यूजन को और ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करके रखा जा सके। उसके साथ एट्रोपिन भी देते हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को ब्लॉक करता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और कार्डियक आउटपुट को अल्टीमेटली इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। जब एलर्जन बॉडी में एंटर करता है तो वो बी सेल से इंटरैक्ट करता है, और जब बी सेल से इंटरैक्ट करता है तो बी सेल्स वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो कि मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वो और साइटोकाइंस रिलीज़ करती है। साइटोकाइंस रिलीज़ होता है तो और सारे WBCs को वो रिक्रूट करता है वहाँ पर अपना फंक्शन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करने के लिए, विच लीड्स टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और हिस्टामिन की वजह से डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंकोस्पाज्म होता है, विच कैन लीड टू इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, विच कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसके वजह से एनाफिलैक्टिक शॉक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम मेजर ड्रॉप इन ब्लड वेसल्स, flushing of skin, swelling and itchiness due to allergic response, rhinorrhea and dyspnea due to bronchospasm. Treatment includes ऑक्सीजन डिलीवरी, प्रॉपर वेंटिलेशन, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। एपिनेफ्रिन दिया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में और ब्रोंकोडाइलेशन में हेल्प करती है। उसके साथ साथ आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके, और एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं एलर्जिक रिएक्शन को या हाइपरसेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेप्टिक शॉक। इट इज़ कॉज ड्यू टू अ सिवियर लोकलाइज्ड और सिस्टमिक इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है उस वजह से हो सकता है। सिवियर इन्फेक्शन कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ WBCs एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स सच एज साइटोकाइंस एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और परमिएबल हो जाती हैं। जब डायलेट हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, अब अगर ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो WBCs ईजिली वहाँ पर पहुँच जाती है बिकॉज दे आर इन द ब्लड वेसल्स।
अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो, पर अगर टिश्यूज़ में है तो ब्लड वेसल्स का परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वाइट ब्लड सेल्स उस टारगेटेड टिश्यूज़ तक पहुँच पाएंगी, जिसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और दे बिकम परमिएबल टू अलाउ द WBCs पास टू द टिश्यूज़. And if continues for a very long period of time, it can damage the blood vessels due to excessive nitrous oxide and stretching of the blood vessels, which can lead to low blood pressure and low systemic vascular resistance, जो कि शॉक को लीड कर सकता है. इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज पे कि क्या अंडरलाइंग कॉज है इन्फेक्शन को ट्रीट करना, और प्रॉपर टाइम पर अगर इन्फेक्शन को ट्रीट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, वायरल है तो एंटीवायरल्स देकर उसका ट्रीटमेंट किया, अगर ट्रीटमेंट होगा तो ये शॉक ट्रीट किया जा सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द ऑक्सीजन डिलीवरी करके टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करना. सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ शॉक, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को पढ़ा और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को पढ़ा. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा था तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. थैंक यू.